स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने स्ट्रेटेजी फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में कैलस के बारे में पढ़ा था। प्लस मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि कैसे हम फूड में हम इम्प्रूवमेंट इम्प्लीमेंट करें और टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करें कि जिससे कि हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी में प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट हो जाए। आज हम पढ़ेंगे सस्पेंशन कल्चर। सस्पेंशन कल्चर मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो प्लांट सेल होती है उसमें एक एबिलिटी होती है कि कोई भी सेल को हम इजीली कंप्लीट प्लांट्स में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताना चाहूँगा जिसको हम बोलते हैं टोटिपोटेंसी। इस पर्टिकुलर फिनोमिनन में कोई भी प्लांट सेल जो होती है वो प्लांट सेल हैविंग द एबिलिटी to convert the whole organism means that अगर हम प्लांट सेल को लें और हमें कोई भी उसका ऑर्गन या कंप्लीट प्लांट बनाना है तो उसमें ये टोटिपोटेंसी की एबिलिटी होती है। मीन्स दैट जो प्लांट सेल्स है उनमें मेरिस्टेमेटिक डिफरेंशिएशन की डिवीजन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये पॉइंट क्लियर है। अब हम लोग मेन पॉइंट पर डिस्कस करते हैं सस्पेंशन कल्चर। सस्पेंशन का मतलब होता है लिक्विड। सस्पेंशन का मतलब लिक्विड और इस सस्पेंशन कल्चर में हम लोग पर्टिकुलर सेल या ग्रुप ऑफ सेल को एक न्यूट्रिएंट लिक्विड मीडिया में रख देते और उसमें यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है और जो पर्टिकुलर कैलस फॉर्मेशन है या जो पर्टिकुलर कल्चर है वो बल्क अमाउंट में हमें मिल जाता है। तो सस्पेंशन कल्चर में कुछ हम लोगों को प्रिकॉशंस रखनी होती हैं, सावधानी बरतनी होती है कि सस्पेंशन कल्चर में हम लोगों को कॉन्टिन्यूअस मिक्सिंग के लिए एक एपरेटस लगा होता है जिससे पर्टिकुलर जो हमारा कल्चर है वो हमारा कल्चर यूनिफॉर्मली मिक्सिंग होता रहता है। तो सस्पेंशन कल्चर भी बिल्कुल न्यूट्रिएंट मीडिया की तरह है, कैलस कल्चर की तरह है। केवल कैलस कल्चर और सस्पेंशन कल्चर में क्या डिफरेंस है कि कैलस कल्चर में जो हम मीडिया लेते थे उसको बुकराने के लिए हम लोगों को अगार लेना पड़ता था, लेकिन सस्पेंशन कल्चर में हम लोग अगार को नहीं लेते, बाकी की जितने भी न्यूट्रिएंट्स मीडिया हैं रिक्वायरमेंट है उन सभी को हम लेते हैं। तो सस्पेंशन कल्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल ए प्लांट सेल और group of cell is placed in liquid medium। क्या करते हैं सस्पेंशन कल्चर में कि हम प्लांट सेल को एक न्यूट्रिएंट मीडिया में प्लेस्ड कर देते हैं। ओके, और सस्पेंशन कल्चर में क्या है, we take 2,4-D oxygen
हार्मोन मैंने बताया था आप लोगों को, ये 2,4-D ऑब्जेक्ट हार्मोन प्रेजेंट होना चाहिए ऑफ पर्टिकुलर मीडिया। और सस्पेंशन कल्चर में जो भी मैंने बताया आपको, कॉन्टिन्यूअस मिक्सिंग और एगिएशन, ये बायोलॉजिकल वर्ड है। एगिएशन इज मस्ट। एगिएशन का मतलब होता है कि जो हमारा मीडिया है उसमें हमने सेल डाल दी है, तो जो लिक्विड मीडिया है उसको हम कॉन्टिन्यूअसली मिक्सिंग करते रहे, एगिएटेड करते रहे। इस एगिएशन से हम लोगों को 3 बेनिफिट मिलते हैं। पहला बेनिफिट क्या है कि प्रोवाइडिंग द एयरेशन। एयरेशन मीन्स उस पर्टिकुलर डिजायर्ड सेल को जिसको हम ग्रो करा रहे हैं, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी है, तो जब हम मिक्सिंग करेंगे तो जो भी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, इट इज रीच टू द पर्टिकुलर टारगेट। टारगेट क्या है सर? तो प्रोवाइडिंग द एयरेशन। सेकेंड वन, ब्रेकिंग ऑफ लार्ज एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स का मतलब एग्रीगेट्स का मतलब होता है लार्ज पार्टिकल्स, जो क्या होते हैं इनटू स्मॉलर वन और कंप्लीटली मिक्स्ड इनटू द कंसर्निंग सॉल्यूशन। ये जो हमारा लिक्विड मीडिया है उसमें ये कंप्लीटली टूट जाते हैं। नेक्स्ट वन बेनिफिट क्या है हमारा एगिएशन का? फॉर्मेशन ऑफ homogeneous mixture। तो ये जो एगिएशन प्रोसेस है, ये हम लोग 100 to 250 आरपीएम पर करते हैं। आरपीएम मीन्स रिवॉल्यूशन पर मिनट। रिवॉल्यूशन पर मिनट। Agitation just like मिक्सी इन अवर किचन। मिक्सी में हम लोग ग्राइंड करते हैं किसी चीज को। इसमें क्या होता है, इतनी तेज नहीं हम लोगों को रोटर को घुमाना होता है, इसमें पर्टिकुलर फिक्स्ड आरपीएम होती है। धीरे धीरे इसमें वो जो सॉल्यूशन है, हमारा जो मीडिया है, वो धीरे धीरे रोटेट होता रहता है और जितना भी हमारा सेल है उसमें ये हमारी तीनों चीजें कंप्लीटमेंट हो जाती है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। इसके बाद जो हमारा सेल है ग्रो हो चुका है, इट इज कंप्लीटली कन्वर्टिंग इनटू द प्लांटलेट।
converting into plantlet. प्लांटलेट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। प्लांटलेट का मतलब ए स्ट्रक्चर which is converting into the shoot as well as root. So a tiny structure whenever which is showing out into the field, it is converting into the whole soil plant. So it is known as the plantlet. This one point clear. So this is the suspension culture. Next culture की हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट एक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं सब कल्चरिंग। सब कल्चरिंग में हम लोगों को जो कल्चर किया है किसी प्लांट सेल का उसको हमें फर्दर ट्रांसफर करना होता है। ये अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। Next topic is subculture. Subculture. हम लोग किसी भी प्लांट सेल को या कैलस को जब हम ग्रो कराते हैं तो पर्टिकुलर जो सेल्स हैं जो ग्रो हो रही हैं किसी मीडिया में होती हैं, न्यूट्रिएंट मीडिया में होती हैं। तो ये जो सेल्स हैं उस मीडिया में से सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेती हैं और सारे न्यूट्रिएंट्स जब ले लेती हैं क्योंकि उनको नीड है, उनको ग्रो होना, उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो एनर्जी कहां से मिलेगी? हमें मीडिया से। तो जब ये एनर्जी को ले लेते न्यूट्रिएंट्स ले लेती हैं तो ये अपने अंदर सेल मेटाबोलाइट्स भी बनाती हैं, काफी सारे वेस्ट प्रोडक्ट भी बनाएंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेल्स में भी सारी एक्टिविटीज होती हैं। तो वो जो मेटाबोलाइट्स है वो सिक्रीट होंगे सेल्स में और सेल्स का जो एनवायरनमेंट है इट बिकम्स टू टॉक्सिक। इस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी कैलस फॉर्मेशन हो गया अगर लंबे समय तक रखा रहा तो वो डिप्लीटेड हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। तो हम लोगों को चाहिए विद इन द वीक उस कैलस में से छोटा सा टुकड़ा लेकर जो हमने ग्रो कराया है कैलस उसमें से छोटा सा पीस लेकर हम लोग क्या करते हैं फ्रेश मीडिया में ट्रांसफर कर देते हैं। तो एक मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबकल्चरिंग द ट्रांसफर ऑफ कैलस or part of gas, part of explant लिख सकते हैं हम लोग। is the transfer of callus or part of explant into the fresh medium, fresh nutrient medium. So this technique is known as known as
इसमें मैं आपको एक बेसिक कि सपोज ये हमारा कोई स्लांट है। अभी मैं आपको बताता हूं स्लांट क्या होता है। एक टेस्ट ट्यूब होती है और हम इसमें अगर जो सॉलिडिफाइंग एजेंट का काम करता है मीडिया के साथ बॉइल्ड करके जब वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर होता है तो वो लिक्विड होता है, उसको हम इस टेस्ट ट्यूब में पोर्ड आउट कर देंगे और इसको हम ऐसा एक सरफेस से प्रोन बनाकर रख दें कि उसमें एंगल एटलीस्ट 45 डिग्री सेंटीग्रेड का हो, तो हमारा जो अगार है मीडिया के साथ वो सॉलिडिफाई हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं स्लांट। ये क्या कहलाता है? स्लांट। 45 डिग्री सेंटीग्रेड इसलिए रखते हैं कि 45 डिग्री से सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है किसी भी चीज का। तो मीन्स दैट जो अगर हमने इसमें कैलस रखा या जो कैलस ग्रोन होगा वो काफी ज्यादा हो जाएगा। तो सपोज ये हमारा कोई भी कैलस है, इसको हम क्या करते हैं डिफरेंट फ्रेश मीडिया में जो फ्रेश मीडिया कंटेनिंग टेस्ट ट्यूब्स हैं या जो स्लांट हैं इसमें हम एक पीस ऑफ कैलस छोटा सा टुकड़ा लेंगे और इसके अंदर हम डाल देते हैं अलग अलग इंडिविजुअल नई टेस्ट। तो ये जो प्रोसीजर कहलाता है ये प्रोसीजर कहलाता है सब कल्चरिंग। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया कि जो कैलस था या एक्सप्लांट था उसको हमने फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडियम में ट्रांसफर कर दिया। क्यों? जिससे कि जो हमारा डिजायर्ड और एक्सपेरिमेंटल पार्ट है वो हमारा डिस्ट्रॉय ना हो जाए, खराब ना हो जाए। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इफ the callus is remained in media for a long time, the nutrients are depleted out। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? डिप्लीट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि द सेल excrete the metabolites। मेटाबोलाइट्स का मतलब है कि वो सेल अपने अंदर की जो भी चीज को सिंथेसाइज कर रही है, जो भी वेस्टेज भी है इंक्लूडिंग द मेटाबोलाइट्स, the cell excrete the metabolites into the medium। मीडियम कौन सा? वही न्यूट्रिएंट मीडियम।
the medium becomes toxic. The medium becomes toxic. That's why we need cell culturing. अब मैंने आपको लोगों को बता दिया सब कल्चरिंग में क्या करते हैं. वी नीड सब कल्चरिंग. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. क्योंकि ये नहीं किया तो हमारा जो कैलस है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये रुइंड आउट हो जाएगा, इसकी जो सेल्स है वो ड्राइड हो जाएंगी. तो हम लोगों को ये सब कल्चरिंग प्रोसीजर करना होता है. तो दिस वन इज नोन एज सब कल्चरिंग. This one point clear. Now, next one, अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारे प्लांटलेट है, हमारा शूट है, चाहे वो हमारा रूट है इंक्लूडेड, तो वो रीजनरेट कैसे होते हैं. प्लांटलेट्स में भाई हमारा प्लांटलेट तो ग्रो हो गया, उस प्लांटलेट्स में हम पर्टिकुलर शूट और रूट या एम्ब्रियो जो हम लोग यूज करते हैं सोमेटिक एम्ब्रियो, उसे हम लोग कैसे रीजनरेट करेंगे. तो द टॉपिक इज फर्स्ट ऑफ ऑल shoot and root generation, root regeneration. इस सेगमेंट में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी सेल है, जो हमारा प्लांटलेट है, उसको हम लोग सबसे पहले साइटोकाइनिन हार्मोन वाले सॉल्यूशन में डाल देते हैं. द सेल इज प्लेस्ड into cytokinin containing solution, साइटोकाइनिन कंटेनिंग सॉल्यूशन एक एग्जांपल में बता दे रहा हूं. साइटोकाइनिन का इसको हम बोलते हैं DAP. तो जैसे ही हम लोगों ने सेल को इस सॉल्यूशन में डाल दिया तो साइटोकाइनिन क्या करता है, जो सूट को प्रमोट कर देता है, प्रमोशन ऑफ द सूट कर देता है. मीन्स दैट इट promotes the shoot formation. सबसे पहले हम लोगों को प्लांट्स में, प्लांटलेट में शूट को प्रोड्यूस करना होता है. तो वी यूज फॉर दिस we use cytokines. साइटोकाइनिन सॉल्यूशन हम लोग यूज कर लेते हैं.
इसके बाद हम लोग जैसे ही शूट फॉर्मेशन हो जाएगा, इसके बाद हम लोग इसको रूट इंड्यूसिंग या रूट प्रमोटिंग सॉल्यूशन में या हार्मोन में डाल देंगे, ट्रांसफर इनटू ऑक्सिन सॉल्यूशन, ऑक्सिन सॉल्यूशन, ऑक्सिन NaA, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सिन। इसको हम बोल देते हैं नैप्थलीन एसिटिक एसिड। ये ऑक्सीजन क्या करता है कि जो हमारी रूट है उस रूट को प्रमोट करता है, एक्सीड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे प्लांटलेट को अगर हमें रीजनरेट करना है तो साइटोकाइनिन और ऑक्सिन दोनों हार्मोन्स की एप्रोप्रिएट अमाउंट में और बैलेंस्ड अमाउंट होनी चाहिए। Leave that in our solution the cytokinin and auxins are present in appropriate amount, balanced amount, appropriate amount। तो ये हमारा शूट एंड रूट रीजनरेशन था। अब हम सोमेटिक एम्ब्रियो रीजनरेशन पढ़ेंगे। एम्ब्रियो रीजनरेशन मीन्स दैट जो हमने सोमेटिक एम्ब्रियो क्या होता है, किसी भी सोमेटिक सेल से जब हम सोमेटिक एम्ब्रियो बनाने जा रहे होते हैं तो उसको जब प्लांटलेट को कन्वर्ट हो जाता है तो इस केस में भी हम लोग केवल और केवल क्या करते हैं कि द सोमेटिक सेल is placed in high concentration of oxygen hormone, high concentration of oxygen 2,4-D. This is the example of oxygen and it is generally used in the particular regeneration process। तो ये पॉइंट क्लियर हुए आप लोगों को, शूट एंड रूट रीजनरेशन एंड सोमेटिक एम्ब्रियो रीजनरेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे एंथर कल्चर। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा एंथर कल्चर। तो एंथर कल्चर पढ़ाने से पहले मैं आपको एंथर के बारे में बताता हूं।
So the topic is anther culture. Anther is the male part of the plant. I think you know. Anther is male part of the flower because it contains pollen grains. ये हम लोगों ने पढ़ा रखा है, 11th में भी पढ़ा था एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स सेगमेंट में। तो हम लोग इस कल्चर में क्या करते हैं बेसिकली कि जो एंथर्स हैं उनको हम लोग सुइटेबल न्यूट्रिएंट मीडिया में प्लेस्ड कर देते हैं एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू द प्लांट प्लांट। तो इसका मेन एंथर कल्चर का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें हैप्लॉइड प्लांट्स उगाने हैं। अगर हम मोस्टली हैप्लॉइड प्लांट्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो इस एंथर कल्चर या ओवरी कल्चर या ओव्यूल कल्चर, इससे हम लोगों को ये प्रोड्यूस होंगे प्लांट्स। और ये जो हैप्लॉइड प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं ये जनरली स्ट्राइल होते हैं। स्ट्राइल मीन्स अनफर्टाइल होते। तो ये जनरली हम लोग मेथड एनोपोलिप्लॉइड्स प्रोड्यूस करने में यूज किया जाता है कि ये जो हैप्लॉइड्स प्लांट है विच आर प्रोड्यूस थ्रू दिस वन टेक्निक आर हैविंग द इंपॉर्टेंस, दे प्रोड्यूस द प्योर लाइन्स। प्योर लाइन्स का मतलब होता है दे आर कंप्लीटली प्योर एंड they are virus free plants, means that the viral infection is not easily affected. So in the anther culture in haploid plants we use anther culture technique. So in this case we take anthers are placed in a nutrient medium and production of haploid plants. And these haploid plants are haploid plants are sterile. Sterile means not to produce the progeny. Sterile and haploid plants are virus free plant. Virus free plants. These are the advantage of anther culture. Next one,
haploid plants are used for the production of allopoliploids. So these are the advantages. Through the anther culture, haploids are produced, and haploid plants having the following properties. इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हैप्लॉइड प्लांट्स स्ट्राइल होते हैं फर्स्ट जनरेशन में, तो जब हम दो डिफरेंट हैप्लॉइड प्लांट्स को जो फर्स्ट जनरेशन में प्रोड्यूस हुए हैं उनको अगर हम क्रॉस करा दें और उसमें हम एक एल्कोलॉइड होता है कोलचैसिन, इस कोलचैसिन को अगर हम डालते हैं तो वो जो क्रोमोसोम नंबर है वो डबल हो जाते हैं। अभी मैं केवल इतना बताना चाहूंगा, इफ वी क्रॉस द हैप्लॉइड प्लांट्स ऑफ ए इनटू बी, दे फॉर्म द एबी। आफ्टर एडिंग द कोलचैसिन, इट इज द एल्कोलॉइड। तो ये क्या करता है, क्रोमोसोम्स नंबर को डबल कर देगा और ये जो हमारी जनरेशन है आफ्टर डबलिंग द क्रोमोसोम इट बिकम्स टू फर्टाइल। तो ये कहलाते हैं एलोपोलिप्लॉइड। दिस वन इज नोन एज एलोपोलिप्लॉइड। तो ये पॉइंट क्लियर। एंथर कल्चर, एंथर कल्चर में हम लोग केवल एंथर लेंगे और उसको हम लोग पर्टिकुलर एप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट मीडिया में प्लेस्ड आउट कर देते हैं एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू द प्लांटलेट एंड फाइनली इट इज ट्रांसफर्ड इनटू द फीड। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोटोप्लास्ट कल्चर। न्यू वन टॉपिक इज प्रोटोप्लास्ट कल्चर। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि प्रोटोप्लास्ट होता क्या है। व्हाट इज द प्रोटोप्लास्ट? नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटोप्लास्ट कल्चर। In this case, we extract out the protoplast from the plant cell. तो प्रोटोप्लास्ट पहले मैं आपको बता दूं, प्रोटोप्लास्ट इज the content of plant cell including the nucleus, but lack of cell wall, किसी भी प्लांट सेल की सेल वॉल को अगर हम रिमूव कर दें तो जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है प्लांट सेल की, इट इज नोन एज द प्रोटोप्लास्ट।
रफली आइडिया एक दो, सपोज दिस इज द plant cell and all there are organelles, and this is the nucleus. It is known as the cell wall, and this is the nucleus. अगर हम इस प्लांट सेल की सेल वॉल को रिमूव कर दें तो जो भी रिमेनिंग स्ट्रक्चर बची है इंक्लूडिंग द साइटोप्लाज्म, including the nucleus. So this is known as the protoplasm. ये पॉइंट क्लियर हुआ? अभी मैं बताऊंगा कैसे रिमूव करते हैं, क्या करते हैं। बेसिक आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। प्रोटोप्लास्ट इज द कंटेंट ऑफ प्लांट सेल including the nucleus and lack of cell wall is known as the protoplasm. तो इस प्रोटोप्लास्ट कल्चर में हम लोग क्या करते हैं, दो सेल लेंगे प्लांट सेल जिनका हम लोग प्रोटोप्लास्ट निकालेंगे और उन दोनों प्रोटोप्लास्ट सेल्स को फ्यूज्ड कर देंगे। फ्यूज्ड करने पर जो एक सेल का प्रोटोप्लास्ट था और दूसरे सेल का प्रोटोप्लास्ट था इंक्लूडिंग द न्यूक्लियस, बोथ आर कंबाइंड एंड दिस कंबाइंड स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट सेल्स या फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट भी बोल सकते हैं। अब उस फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट को हम लोग न्यूट्रिएंट मीडिया में प्लेस्ड कर देंगे। जैसे ही वहां पर डिवीजन स्टार्ट होता है, जैसे ही वहां पर ग्रोथ स्टार्ट होती है, द सेल वॉल बिकम्स टू रीजेनरेट एंड द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कन्वर्टेड इनटू द प्लांटलेट। और एक बार हमारा प्लांटलेट बन गया तो उसको हम हार्डनिंग के लिए छोड़ देते हैं एंड आफ्टर दैट केयरफुली इट इज ट्रांसफर्ड इनटू द फीड। सो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोटोप्लास्ट कल्चर। तो ये पॉइंट क्लियर है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें थोड़े से पॉइंट हैं ये आप लोगों को नोट कर लेने चाहिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये कि फर्स्ट पॉइंट, removing of cell wall is done by using enzyme कौन कौन से एंजाइम्स लेते हैं, कॉम्बिनेशन लेते हैं हम लोग। कॉम्बिनेशन किन एंजाइमों का, सेलुलेज एंड पैक्टिनेज। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर कहीं सी वर्ड में ASE लग जाए लास्ट प्रीफिक्स तो इट इज, अगर ASE लगा है
तो समझो वो किसी एंजाइम्स को डिनोट कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ये जो सेलुलेज है या जो पैक्टिलेज है, ये क्या करता है, जो हमारी प्लांट सेल वॉल थी, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो सेल वॉल है वो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। अगर उस सेलुलोज और पैक्टिन को रिमूव करवाना है, वी यूज द पर्टिकुलर एंजाइम्स। तो हमने क्या किया, सबसे पहले पहला स्टेप क्या था कि जो हमारी सेल वॉल थी उसको हमने रिमूव कर लिया। अब रिमूव करने के बाद सेकंड वन पॉइंट, फ्यूज्ड बिटवीन two protoplasmic cell, two protoplast cell। कौन सी सेल, वही प्लांट सेल जो अभी हम लोगों ने ली है। हमने फ्यूज्ड करा दिया। फ्यूज्ड कराने के बाद जो हमारी फ्यूज्ड प्लांट सेल मिला, इट इज प्लेस्ड इनटू द न्यूट्रिएंट मीडियम। हमने कहां रख दिया इसको, न्यूट्रिएंट मीडियम में। क्यों, क्योंकि न्यूट्रिएंट मीडियम क्या प्रोवाइड करेगा, जितनी भी सेल को रिक्वायरमेंट्स है वो ये प्रोवाइड करेगा। एंड आफ्टर दैट इट इज converting into the plant land। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो अब इसमें कुछ पॉइंट हैं कि हम आखिरकार इंड्यूसन कैसे कराते हैं, इंड्यूस्ड कैसे कराते हैं किसी भी दो प्रोटोप्लास्ट सेल को। तो हम लोगों के पास डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। So for inducer, हम लोग क्या यूज करते हैं, या तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन यूज करेंगे। कौन से आयन, कैल्शियम आयन। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैल्शियम आयन एक तो कैटायनिक होता है और बाइवेलेंट होता है, पॉजिटिव होता है। और हम लोग फ्यूज कराने के लिए, दो प्रोटोप्लास्ट सेल को फ्यूज कराने के लिए पीईजी का यूज करते हैं। पीईजी का मतलब होता है, फुल फॉर्म इज पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल। और हम लोग इलेक्ट्रोफ्यूजन भी करा देते हैं। अगर ये दोनों नहीं है तो हम लोग क्या कराएंगे, इलेक्ट्रोफ्यूजन भी करा देंगे। इलेक्ट्रोफ्यूजन का मतलब द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट सेल अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बाय दीज थ्री टेक्निक वी इंड्यूस द प्रोटोप्लास्ट। अब मैं आपको डायग्रामेटिकली बस थोड़ा सा समझा दूं। First of all, we take two cells which contain the protoplast. Suppose हम लोग इसको अलग से डिनोट कर ले रहे हैं, which is easy to identify. Now हमने क्या किया, इनको इंड्यूस्ड करा दिया। किसकी हेल्प से, पीईजी की हेल्प से। तो
फ्यूजन हुआ और इसमें एक न्यूक्लियस ये और एक न्यूक्लियस ये। अब इन न्यूक्लियसों का भी फ्यूजन हो जाएगा। ये क्या होगा, दिस साइटोप्लाज्म है इसके अंदर, इस साइड का इसका साइटोप्लाज्म और इसका साइटोप्लाज्म। तो दिस वन स्ट्रक्चर इज फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट, क्योंकि दोनों चीजें फ्यूज्ड हो गई, साइटोप्लाज्म भी फ्यूज्ड हो गया और हमारा न्यूक्लियस भी फ्यूज्ड हो गया। अब इसको हम लोग पर्टिकुलर वही न्यूट्रिएंट मीडिया में प्लेस कर देते हैं और it is converted into the plant. So I think protoplast culture is clear. मैंने आप लोगों को सारा डिटेल में बता दिया कि कैसे हम लोग प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज आइसोलेट करेंगे, सेल वॉल को रिमूव करेंगे बाय द यूजिंग ऑफ डिफरेंट एंजाइम, फिर उन दोनों प्रोटोप्लास्ट सेल को फ्यूज कैसे करेंगे और उसको हम ट्रांसफर कैसे करेंगे। आई थिंक इट इज एनफ फॉर टुडे। थैंक यू।